अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज पे, स्ट्रोक, फालिज। जिस तरह आजकल का सीज़न है जो सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो फालिज के होते हैं। फालिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी अबव 40। 40 के बाद की एज या 45 के बाद की एज में फालिज एक मोस्ट कॉमन कॉज है डिसेबिलिटी का या पेशेंट की डेथ का। यूजली अमूमन 10,000 में से तकरीबन 20 पेशेंट्स को जो है फालिज का इशू होता है। फालिज यूजली दो सूरत हाल में आता है, या तो एमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करेगा या पेशेंट जो है उसको ट्रांजिएंट अटैक्स होते हैं जिसमें वो हाथ पाँव की कमज़ोरी महसूस करता है फॉर सर्टेन टाइम, या उनको सर दर्द रहता है शदीद, फिर कुछ टाइम के बाद चला जाता है, या उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। जो हमारे पास अमूमन पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो लेट होते हैं और अमूमन वो एमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जो उसकी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं दैट इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि आया ये बिकॉज ऑफ स्ट्रोक हुआ है जिसमें फालिज है, कोई दिमाग की रग सुन्न हो गई है उसकी वजह से हुआ है, या ये जो है दिमाग की रग फटने की वजह से हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से हुआ है। अगेन दोनों का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। जिसमें दिमाग की रग फटने का इशू रहता है उसमें यूजली हम देखते हैं कि ब्लड कितना है। अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ है, पूरे लोब में है, तो यूजली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, पेशेंट को काउंसिल किया जाता है। लेकिन अगर अमाउंट कम है ब्लड की और पेशेंट इतना लकी इनफ है तो अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देके वक्त के साथ फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और अगर पेशेंट का जीसीएस अच्छा हो, होश का लेवल अच्छा है, तो उसमें सर्जरी करके हेमरेज को रिमूव किया जाता है। हेमरेज के रिमूव करने से, ब्लड के रिमूव करने से हो सकता है कि वीकनेस में इतनी इंप्रूवमेंट ना आए, लेकिन हॉस्पिटल स्टे और आईसीयू स्टे पेशेंट का काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो इकोनॉमिकली पेशेंट को काफ़ी लेस बर्डनाइज करता है। इसके अलावा जो फालिज होता है स्ट्रोक, जिसमें दिमाग की कोई रग बंद हो जाती है, खून की रवानी बंद हो जाती है, उसमें अगर पेशेंट अर्ली प्रेजेंट करता है हमारे पास तो हम उसमें थ्रोम्बोलेक्टमी करते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बोलेक्टमी होती है और उस लोथड़े को, उस ब्लड के क्लॉट को वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की रवानी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरह की ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान में और कराची में, सिंध में अवेलेबल है और पेशेंट्स जो है अमूमन आते हैं तो हम उनको एज सुन एज पॉसिबल इस ट्रीटमेंट की तरफ भी रेफ़र करते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात यूजली दो हैं, एक जो मॉडिफाई ना हो सके, दूसरी जो मॉडिफाई हो सके। जो मॉडिफाई नहीं हो सकती जैसे एज, जेंडर, एज 45 के बाद मोस्ट कॉमन है। जेंडर में यूजली मेल्स में हम ज़्यादा देखते हैं, रेस एशियंस में हमें ज़्यादा मिलता है। बाकी इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ ब्लड प्रेशर, डायबिटिक हो पेशेंट, या पेशेंट को ट्रॉमा वगैरह की हिस्ट्री हो, स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री हो, तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं ये फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल हैं। और यूजली वो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते, अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखते, अमूमन उसमें देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में उनको ये फालिज वगैरह का हो जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को सडन बोलने में प्रॉब्लम हो और बाद में वो ठीक हो जाए, हाथ पाँव की बहुत ज़्यादा सुनपना महसूस करे लेकिन कुछ टाइम के बाद विद इन फ्यू आवर्स बेहतरी आ जाए, या फिर बोलने में इशू हो, या इस तरह के पेशेंट को अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, स्पेशली पेशेंट 45 से अबव है। या जो एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं जिनको सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है और वो नॉन डायबिटिक हैं या नॉन हाइपरटेंसिव हैं, तो उनको भी फ़ौरन करीबी एमरजेंसी हॉस्पिटल जो है उसकी एमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रोक। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नॉन कंप्लायंस ना हो, अपनी मेडिकेशन दवाई टाइम पे ले ताकि इस तरह के इश्यूज ना हो। इसके अलावा जो भी आपका इसके हवाले से क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू।